ऐसा कुछ आपने भी प्रयास किया था कि लोगों ने आपको मुआवजा दिया कि आप अमिताभ बच्चन जैसा कुछ छवि आपके अंदर है? कई लोगों ने मुझसे कहा तुम्हारी आवाज जो है अमिताभ बच्चन, मैं अपने आप को अमिताभ बच्चन समझने लगा। तो ये बात कैसे तार जुड़ा कि आप सेक्रेटरी एजुकेशन थे और कहाँ हेल्थ स्कीम? वो एक्सीडेंटल था। मैं तो सचिव शिक्षा था, रिटायरमेंट से 3-3.5 महीने पहले की बात है। पीएमओ से मेरे पास फोन आया और प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे कहा कि अनिल तुमने एक बड़ी अच्छी स्कीम चलाई थी कि जिंदगी जीने को दी तो जी मैंने, किस्मत में लिखा था पी तो पी मैंने, मैं न पीता तो तेरा लिखा गलत हो जाता, तेरे लिखे को निभाया क्या पता की मैंने। पर नहीं, मेरा थोड़ा सौभाग्य ये था कि मेरे फादर इंजीनियर थे और बिल्कुल टेली ऑनेस्ट, डिसिप्लिन और ऑनेस्टी, ये मैंने उनसे सीखी। किस तरह के चैलेंजेस आपको लगे और क्या स्ट्रेटजी आपने रखी? कोल में एक डिफरेंट स्ट्रेटजी थी, स्कूल में एक डिफरेंट स्ट्रेटजी। देखिए, जब मैं स्कूल से एजुकेशन में आया तो मैंने सोचा कि आई एम गेटिंग आउट ऑफ डार्क डंजन टू फुल माई टू ब्राइट लाइट्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, एंड टू माई अटमोस्ट हॉरर आई फाउंड दैट द माफियाज ऑफ स्कूल एजुकेशन वर वर्स देन माफियाज ऑफ। नमस्कार, इनफाइनाइट परसेप्शंस में आज हम बात करेंगे श्री अनिल स्वरूप जी से। अनिल जी भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1982 बैच के अधिकारी रहे हैं। उत्तर प्रदेश कैडर के आप अधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश में और सेंट्रल गवर्नमेंट में अनेक डिपार्टमेंट्स में आपने सेवाएं दी हैं। और ये परिचय का सिर्फ एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है जो उन्होंने अपने सेवा निवृत्ति के बाद शुरू किया, मुझे लगता है वो ज़्यादा रोचक है। वो है लेखक के बतौर। 5 किताबें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, उनके बारे में भी जानते हैं। लेकिन फिलहाल स्वागत के साथ शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार अनिल जी, हर व्यक्ति की एक कोशिश होती है कि अपने जीवन में एक्सेलेंस हासिल करे, अपने आप को निखारे, यानी कि स्वयं का रूप धारण कर ले। जो ईश्वर ने आपको मूल बीज दिया है, जो स्वरूप भेजा है, उसको ढूंढने की तलाश, उसको ढूंढना जो है वो पाले और फिर उसके बाद वो अनिल स्वरूप बन जाता है। कैसे शुरुआत हुई अपने आप को ढूंढने की? शुरुआत में तो जैसे बचपन में होता है कि ये प्रयास रहता था कि जो भी काम करें अच्छी तरह करें, और पढ़ाई हो चाहे खेल हो, मैं सब में भाग लेता था। तो शुरू में बड़े फ्रस्ट्रेशन था। कक्षा 7 तक मुझे ना तो कोई अवार्ड मिला, ना सर्टिफिकेट मिला, ना मेडल मिला, कोई नहीं। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर। पढ़ाई ठीक ठाक चल रही थी, क्लास में ठीक ठाक पोजीशन आ जाती थी, लेकिन बाकी सब चीज़ों में, चाहे वो खेल हो, किसी चीज़ में, हर चीज़ में प्रयास करता था, सब में जो है मैं विफल हो जाता था। तो मैं बहुत परेशान होता था। मेरी माँ अक्सर मुझसे कहती थी, क्यों परेशान होते हो, तुम्हारा समय आएगा। और वो तब जो पंक्तियाँ कहती थी उस समय नहीं समझ में आई, बाद में समझ में आई। वो कहती थी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उससे एक शब्द नहीं समझ में आता था क्या बोल रही है। मैं फ्रस्ट्रेटेड रहता था। फिर जब समय आया कक्षा 7 में, मुझे पहला मेडल मिला, पहला कप मिला। उसके बाद तो लगभग जो भी कप मिल सकते थे, मेडल मिल सकते थे, सब मिल गए। लेकिन शुरू का जीवन जो था वो कठिन था इस बारे में। मैं प्रयासरत था लेकिन सफल नहीं हो पा रहा। मतलब बचपन से कहीं ना कोई ब्लॉकेज की बात मानेंगे, या कोई बैरियर था जिसके कारण ऐसा हो रहा था? क्योंकि बाद में आपने भरपूर पाया। देखिए, हर काम मुझे लगता है समय आता है कि जब उसका करना है, अपना प्रयास करते रहना चाहिए। ये बात मैंने बाद में समझी। प्रयास करते रहो, फल पे तो कोई नियंत्रण है नहीं। और जब प्रयास में आपको मज़ा आने लगेगा, क्योंकि मुझे शुरू में शायद प्रयास में उतना मज़ा नहीं आता था, बाद में मुझे प्रयास में ही मज़ा आने लगा, मुझे जर्नी में मज़ा आने लगा। और फिर रिजल्ट बाइंड इट्स, मैं तो कहना गलत होगा कि मैं रिजल्ट के बारे में सोचता नहीं था, लेकिन मैं ऑब्सेस नहीं था रिजल्ट के बारे में। शुरू में मैं ऑब्सेस था रिजल्ट के बारे में। बाद में तो फिर जो मैं मोमेंट्स एंजॉय करने लगा, अपना प्रोसेस एंजॉय करने लगा। चाहे कोई कार्य हो, अपना गेम हो, पढ़ाई हो, सब में फिर मुझे प्रोसेस में मज़ा आने लगा। यही परिवर्तन हुआ मेरा ख्याल। प्रोसेस ओरिएंटेड होना जीवन में ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एंड रिजल्ट इज ए बाई प्रोडक्ट। देखिए, मैंने फिर ये कहूँगा कि ये कहना कठिन होगा मेरे लिए और गलत होगा कि मैं रिजल्ट के बारे में सोचता नहीं था, लेकिन बाद में मैं ऑब्सेस नहीं हुआ रिजल्ट के बारे में। मैं ज़्यादा ऑब्सेशन मेरा हो गया कि मैं क्या कर रहा हूँ इस समय, ठीक कर रहा हूँ नहीं, प्रक्रियाओं में, प्रोसेस में, उसमें ज़्यादा मैं तल्लीन हो गया और उसका मुझे लाभ हुआ। जी, आपने शुरुआती पढ़ाई की साइंस से, लेकिन कॉलेज आते आते आपने आर्ट को चुना। कोई खास वजह थी, मुश्किलात थी, या फोकस बन गया था कि नहीं मुझे आगे जो रास्ता चुनना है उसमें आर्ट विषय मददगार साबित? उस समय ये माना जाता था कि जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं वो सिविल सर्विस के लिए बेहतर होते हैं। इसी वजह से मैं स्विच किया। साइंस में मेरे ठीक ठाक नंबर आए थे, साइंस में मैं कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन मैं स्विच इसीलिए किया गया कि उस समय ये माना जाता था कि जहाँ मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पे काफ़ी लोग ह्यूमैनिटीज़ से आते थे, तो इसी वजह से मैं ह्यूमैनिटीज़ पे शिफ्ट कर गया। कोई और कारण नहीं था।
उस वक्त की नामचीन विश्वविद्यालय रहा इलाहाबाद हाँ, उस समय यूनिवर्सिटी। तो ज़्यादातर IAS अफसर वहीं से आते थे। और जिस हॉस्टल में मैं था वहाँ से आते थे। जी, तो हॉस्टल की आपने बात की। आज के दौर में ख़ासतौर से स्टूडेंट सोचते हैं कि एक बार अपनी डेस्क जितना सोलो परफॉर्मेंस में आप फोकस रखेंगे, अपने आप को अलूफ करके रखेंगे, उतना आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन आपके जीवन की तरफ हम देखते हैं तो आपने स्पोर्ट्स हो, चाहे गायन हो, चाहे थिएटर परफॉर्मेंसेज हो, और अभी भी मैं जब आपको कहीं भी देखता हूँ तो द वे यू आर्टिकुलेट योर सेल्फ, योर वॉइस मॉड्यूलेशन और योर एक्सप्रेशंस, वो कहीं ना कहीं थिएटर की छवि या झलक उसमें दिखती है। देखिए, मैं शुरू से ही मुझे हर चीज़ करने का मन करता था। हर खेल खेलता था, ड्रामेटिक्स में, डिबेट्स में, म्यूज़िक में, हर जगह मैं करता था। और मुझे लगता था कि इससे अच्छा एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी इमर्ज होगी। तो पढ़ता तो था ही, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे मैं काम करता। कॉलेज के दिनों की तरफ हम बढ़ते हैं। कहीं मैं पढ़ रहा था या किसी ने जिक्र किया था कि आप एक बार कहीं किसी सिंगिंग कंपटीशन में चले गए थे और आप बेतहाशा बीट हुए और अगले ही दिन उसी जगह पर आपको डिबेट कंपटीशन में भी हिस्सा लेना था। क्या किस्सा था? ये किस्सा ये था कि जब मैं अपनी जिस कॉलेज में रहता था और जिस हॉस्टल में रहता था, वहाँ का मैं डिबेटर बन गया था। वो काफ़ी प्रयास के बाद, क्योंकि पहले तो मैं ना अंग्रेज़ी बोल पाता था ना हिंदी बोल पाता था। काफ़ी प्रयास करके मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारे और फिर मैं डिबेटर बन गया। और इस डिबेट के लिए हम पूरे देश भर में जाते थे, कॉलेजेस में कंपटीशन होते थे, वहाँ जाते थे। तो एक बार मुझे स्मरण है, IIT कानपुर में उनका कल्चरल फेस्टिवल होता है, वहाँ मैं एज डिबेटर गया था। डिबेट से एक दिन पहले म्यूज़िक कॉम्पिटिशन था, तो मैं थोड़ा बहुत गाता था, मैंने उसमें भी नाम दे दिया। और वहाँ जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, उस समय तो अब तो खैर ऑडिटोरियम बन गया, मैं अभी भी जाता हूँ IIT कानपुर। उस समय पंडाल लगा हुआ था, 1,500 बच्चे बैठे थे। मेरा नाम अनाउंस हुआ, सबने ताली वाली बजाई, मैंने गाना शुरू किया। और बड़ा कठिन गाना मैंने चयनित किया था, गलत ही था वो। खैर मैंने गाना शुरू किया, गलत सुर पकड़ लिया और 15 सेकंड के अंदर मुझे बू करके बाहर निकाल दिया। तो मेरी हालत तो बड़ी दयनीय थी। मैंने सोचा अब अगले दिन डिबेट में तो मैं भाग नहीं लूँ। मन शुद्ध था आपका? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर लेकिन मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया, तो मैंने डिबेट में पार्टिसिपेट किया। डिबेट में आई डिड वेल, बट मैंने इस चीज़ समझी कि किसी चीज़ में आप भाग लेने जाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसके लिए आपको अभ्यास अगर आप नहीं करेंगे तो बेकार है। अभ्यास करना आवश्यक है। आप कोई चीज़ हो, कितने बड़े तीर तोप हो, लेकिन बिना अभ्यास के सक्सेस नहीं मिलेगी। कॉलेज के दिनों में हर आदमी चाहता है कि मैं किसी फिल्म स्टार जैसा दिखूं या बन जाऊं। मुझे ध्यान है कि ऐसा कुछ आपने भी प्रयास किया था कि लोगों ने आपको निवालता दिया कि आप अमिताभ बच्चन जैसा कुछ छवि आपके अंदर है। कई लोगों ने मुझसे कहा तुम्हारी आवाज़ जो है अमिताभ बच्चन जैसी है। तो मैं अपने आप को अमिताभ बच्चन समझने लगा। बाल बाल बड़े किए, बेल बॉटम बनाए, मोटी बेल्ट पहनी। अब आजकल उन तस्वीरों में देखता हूँ तो देख के डर लगता है, लेकिन उस समय समझते थे अमिताभ बच्चन लग रहे हैं। हर के साथ ये गलतफहमी होती है, मेरे को भी गलतफहमी थी। जी, जीवन में होता भी अक्सर यही है कि हम एक्सप्लोरेशन करते हैं, अपने खुद से हम प्रयास करना चाहते हैं, चीज़ों को देखना समझना चाहते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ अगर एक्सप्लोरेशन हो तो ठीक है। वो एक्सप्लोरेशन नहीं था, वो था कि हम किसी को एप करें, किसी की कॉपी करें, कुछ और बन जाएं। हम खुद को ना बनाएं, हम कुछ और बन जाएं, उसकी तरह बन जाएं। वो बाद में मुझे समझ में आया कि हर व्यक्ति अपने आप में उसकी विशेष स्थान होता है, उसकी विशेषता होती है। दूसरे की नकल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सीखिए, आप दूसरे से जितना सीख सके सीखिए, उसकी अच्छी कोई बात है सीखिए, लेकिन आप वो मत बनिए। जो आप हैं वो आप रहेंगे, वो है वो रहेगा। अगर कोई अच्छी क्वालिटी है उसकी तो आप कोशिश कीजिए उस क्वालिटी को। ये गलतफहमी मुझे भी थी पहले। और हमारे टाइम पे उस समय शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन ये सब होते थे। कई लोगों ने सिगरेट पीना शुरू कर दिया, शत्रुघ्न सिन्हा को देखकर वो छल्ले निकालते थे। तो जितनी बुरी आदतें हैं वो अपना पकड़ लेता है। जी जी बिल्कुल। गंभीरता फिर कब आई अपने करियर के लिए कि लगा कि नहीं अब? नहीं, गंभीर तो मैं पहले से ही था। मैं जब BA में आया तभी से गंभीर हो गया था। मैं करियर के लिए गंभीर हो गया था। मुझे पता था मुझे क्या करना है, मुझे पता था कैसे करना है। और आज की तारीख में भी जब मैं एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, आपको क्या करना है, कैसे करना है, और फिर उस रास्ते पे निकल लीजिए। उसमें मुझे कभी कोई शक नहीं था। जी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स की आपने बात कही, जो काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि हम उस टेंडर एज में जो कुछ भी सामने से गुजर रहा होता है उसकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं और हर कुछ एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर लेते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन्स बढ़ जाते हैं। तो खास प्रक्रिया थी, कोई मेडिटेशन या किताब खास या कोई खास सलाहकार जिससे वो क्लैरिटी आई? नहीं, ये इसमें मुझे बहुत सलाह तो नहीं मिली। मैंने खुद समझा कि जब मैं स्विच किया साइंस से आर्ट्स में, तो मैंने समझा मेरी स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन वो इम्प्रूव होनी चाहिए और स्किल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव होनी चाहिए।
यानी कि समझ में सुधार आना चाहिए। कोई चीज़ मैं पढ़ूं तो जल्दी समझ लूं, और दूसरा अपनी अभिव्यक्ति, यानी कि जो मैं बोल रहा हूं वो स्पष्ट रूप से अपनी बात मैं लॉजिकली कह सकूं। ये दो मैंने आर्ट डेवलप करने में काफ़ी टाइम लगाया। तो उसमें मैंने अपनी वोकैबुलरी सुधारी, काफ़ी प्रयासरत रहा। अपना मुझे याद है कि मैं जब नए नए शब्द सीख रहा था उनका गलत भी उपयोग करता था। तो कई मेरे साथी तो मुझ पर हंसते थे, ये गलत कर रहा है, ये कर रहा है। मुझे पता नहीं आज वो हंस रहे हैं नहीं हंस रहे हैं, मैं हंस रहा हूँ। वो गलती करके मैंने सीखा उसको। उसी तरह मैं शीशे के सामने खड़े होके अखबार पढ़ता था जोर जोर के। उस समय भी हंसते थे लोग, ये क्या कर रहे हो तुम। आज सबको मैं बताता हूँ कि ये करो तो इससे आपका उच्चारण, आपकी अभिव्यक्ति, आपकी समझ, सब में सुधार आएगा। तो वो प्रक्रियाएं थी, बड़ी अजीब सी लगती हैं इस समय जब सोचते हैं, लेकिन उसका बड़ा लाभ हुआ। और उसका लाभ मैं प्रयास करता हूँ कि आज भी बच्चों को बता सकूँ कि आप अगर आज की तारीख में अगर आपकी स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने क्लास 12 के बाद डेवलप की वो स्किल्स। पहले की पर्सनालिटी उस तरह की नहीं थी, बाद में यू एक्वायर्ड दोज। मैं पहले प्रयास करता था लेकिन सफल नहीं होता था वो इसी में। तब मैंने प्रक्रिया समझी। मुझे स्मरण एग्जैक्टली नहीं किसने मुझे कहा था, लेकिन किसी ने मुझसे कहा था कि अपनी वोकैबुलरी सुधारो, क्योंकि किसी भी भाव की अभिव्यक्ति एक शब्द में होती है। बिल्कुल। और आप शब्द को सही समय पर चयनित करके उसको बोल सकें, वही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है। लेकिन आपको शब्दावली नहीं है तो अपने विचारों को आप अभिव्यक्त कैसे करेंगे। तो शब्दावली होना बहुत जरूरी है, और वो जीवन में आगे बहुत काम, बहुत लाभकारी, बहुत। आज भी उठा रहा हूँ लाभ उसका। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका जब चयन हुआ और आप उस बैच के बेस्ट कैडेट घोषित हुए, तो ऐसा क्या कुछ आपने अलग किया जिससे आपको बेस्ट घोषित किया गया? मैंने कुछ पता ही नहीं मैंने क्या किया, मुझे घोषित कर दिया गया। मैं तो बहुत मजे से रहता था वहां पर। मतलब मैं अगर मैं याद करता हूँ वहां पर हम तो सिर्फ मजे ही करते थे। तो रात भर बवाल करते थे, दिन में क्लास में सो जाते थे। मुझे पता नहीं मुझे क्यों मिला बेस्ट कैंडिडेट का। मैं वो मेहनती था नहीं, मैं मेहनत नहीं करता था। मैं तो बिल्कुल मजे। वहाँ ये था कि मैं सब एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता। हो सकता है इस वजह से कि बैडमिंटन भी मैं खेलता था, उसमें भी मैं जीता जाता, फिर टेनिस भी खेलता था, तो ड्रामेटिक्स में भी रहता था, मैं म्यूजिक में भी रहता था। ये सब एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता था। हो सकता है उसकी वजह से मुझे नंबर दे दिए हों। मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव था। पेरेंट्स जो ये मानते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक एक्स्ट्रा है, उस पर फोकस नहीं करते हैं, वो सोच ठीक नहीं है। मेरे फादर या मदर ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा ये पढ़ो ये ना पढ़ो। मुझे याद ही नहीं पड़ता कि मेरे फादर ने कहा होगा अरे तुमने ये क्यों नहीं किया और वो क्यों नहीं किया। मदर ने भी नहीं कभी। मैं जो करता था। मेरे नंबर अब ठीक ठाक आते थे क्लास में, तो समझते थे ठीक ही कर रहा होगा जो कर रहा है। तो जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बेहतर था, इसलिए मालूम नहीं उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी। उनकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ ये थी कि मैं आईएएस अफसर बनूं। उसका रास्ता क्या चयन कर रहा हूँ। एक बार मुझे याद है मैं बास्केटबॉल के लिए सेलेक्ट हो गया था, स्टेट स्कूल्स के लिए बास्केटबॉल खेलता था मैं। तो उसमें काफ़ी, तो उन्होंने मुझसे नहीं कहा, मुझे स्वयं यह आभास हुआ कि मैं इसमें अगर इतना टाइम लगा दूंगा तो पढ़ाई मेरी सफ़र करेगी। मुझे किसी ने नहीं कहा, मैंने स्वयं मुझे आभास हुआ कि मुझे एक बैलेंस बना के रखना है जिससे पढ़ाई में नुकसान ना हो। फिर आप उत्तर प्रदेश कार्य आपको अलॉट हुआ, और मुख्य भूमिका के तौर पर कहें तो वो टाइम था बाबरी मस्जिद का, जब कल्याण सिंह जी के वक्त की बात है। वो दौर कैसा था एज ए मजिस्ट्रेट? एक यंग ऑफिसर जब जाता है, ख़ासतौर से फील्ड में जब लोगों से सामना करना पड़ता है, वो डिफ़िकल्ट टाइम था। बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर्स, ब्यूरोक्रेसी का अपना एक रवैया है, और जनता की अपेक्षाएं बिल्कुल अलग होती हैं। मुझे थोड़ा सा लाभ इस बात से हुआ कि ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था जब मैं ये बाबरी मस्जिद प्रकरण चल रहा था। उससे पहले मैं उसके पड़ोसी जिले हरदोई में सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट था। वहाँ मैंने एक बहुत ही पावरफुल एमएलए के विरुद्ध एक फाइल मूव कर दी थी। तो उसके क्या प्रकरण क्या था? प्रकरण ये था कि ये वर्ष 1984 का वाकया है कि मैं एसडीएम था हरदोई में। इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया। उसके बाद जो रूलिंग पार्टी के लोग थे वही दुकानें जलाने लगे थे सरदारों की। तो मैं जो भी करना था कर रहा था। तभी मुझे मालूम पड़ा कि एक जो विधायक है, एमएलए, बहुत ही दबंग विधायक था, वो करा रहा है सब। तो मैंने उसके अगेंस्ट एनएसए का केस बनाया और बना के डीएम को भेज दिया, क्योंकि अधिकार डीएम को है। उसको पता लग गया कि मैंने केस बनाया। वो लखनऊ चला गया। लखनऊ में उसने मालूम नहीं क्या कहा, मुझे लखनऊ तलब किया गया। मैं सीनियर अफसर के कमरे में घुसा तो वो, अरे अनिल तुमने क्या कर दिया? तो मैंने उनको बताया मैंने क्या किया। बोले किया तो तुमने ठीक है, लेकिन फाइल वापस ले लो। मैंने साहब अगर ठीक किया तो फाइल क्यों वापस ले? तो बोले अरे तुम क्यों लड़ते रहते हो नेताओं से, तुम्हें लंबा करियर है। मैंने साहब मैं लड़ा कहाँ, मैंने तो फाइल भेजी है, डीएम उसको रिजेक्ट कर दें। नहीं तुम वापस ले लो फाइल। मैंने साहब वो तो तीर निकल गया कमान से, अब क्या उसको वापस लेंगे। मैं चला आया, मेरा ट्रांसफर हो गया। उसके बाद
ट्रांसफ़र तो हो गया, मैं दुखी था बहुत कि मैंने सही काम किया, ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन उसका लाभ हुआ मुझे बाद में। उसके 7 साल बाद मैं डीएम बना एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में वर्ष 1991 में, और वहाँ ये मेरी कुख्याति फैली हुई थी, ये किसी को छोड़े नहीं, जिस भी पार्टी को बंद कर देगा। तो और सब जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ था, मेरे जिले में मुझे कर्फ्यू लगाने की जरूरत नहीं पड़ी उस समय, क्योंकि सबको पता था ये बिल्कुल ये नहीं देखेगा कौन सी पार्टी का रूलिंग है, ट्रांसपेरेंट है 2+2 4। लेकिन वहां पे एक मर्डर हो गया। जब मर्डर हो गया तो वो जो रूलिंग पार्टी का जिला अध्यक्ष था उसने कहा साहब हम इसका जनाजा निकालेंगे, फ्यूनरल प्रोसेशन। तो मैंने उसको समझाया तुम्हारी सरकार है, तुम निकालोगे, यहाँ बवाल होगा, राइट्स होंगे। नहीं सर हम तो निकालेंगे। मैंने उसको बंद कर दिया। तो मैंने कहा तैयार हो गए हम कि अब ट्रांसफर हो ही जाएगा। अगले दिन शाम को चीफ मिनिस्टर थे मुलायम सिंह जी, उनका फोन आया, कहा डीएम साहब आपने हमारे अध्यक्ष को बंद कर दिया। मैंने कहा साहब हाँ किया तो है, लेकिन ये कारण है साहब आपके इकबाल से सब बढ़िया चल रहा है और ये फ्यूनरल प्रोसेशन निकालेंगे हम तो दंगे होंगे। नहीं कोई तरीका निकालिए उनको छोड़ने का। मैंने कहा साहब आप उनसे बात कीजिए, उनसे कहिए क्या जरूरत है फ्यूनरल प्रोसेशन निकालने की, मैं उनको छोड़ दूंगा। क्या उन्होंने फ़ोन रख दिया। मुझे पता नहीं क्या हुआ, अगले दिन सुबह मुझे फ़ोन आया कि वो तैयार हो गया फ्यूनरल प्रोसेशन ना निकालने के लिए। मैंने उसको छोड़ दिया। हो सकता है किसी ने बात की लखनऊ से, मुझे पता नहीं, मैं कंजेक्चर है। 3 महीने बाद उन्हीं चीफ मिनिस्टर ने जो मुझसे इतने नाराज थे, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया, वन ऑफ द फाइनेस्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इन द स्टेट। तब मुझे कर्मण्य वाधिकारस्ते में फैलेचू कथाचना का तात्पर्य मालूम हुआ। पड़ोसी जिले में मैंने सिर्फ फाइल चलाई थी, मेरा ट्रांसफर हो गया। यहाँ मैंने उसको बंद कर दिया, मुझे अवार्ड मिल गया। तो कर्म करते रहो, उसके बाद रिजल्ट जो भी होगा देखा जाए। उत्तर प्रदेश में एक 25% वाले मिनिस्टर का भी जिक्र होता है। आपकी जो बुक है एनकाउंटर विद पॉलिटिशियंस, उसमें काफी सारे किस्से मिलते हैं। ये 25% वाले मिनिस्टर साहब की क्या कहानी है? एक बहुत ही करप्ट मिनिस्टर थे। मैं सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर था, वर्ष 2003 का प्रकरण है। बहुत ही भ्रष्ट था। इतना मुझे याद है कि पहली बार जब मैं उसके घर पे मिलने गया, क्यों ऑफिस तो आता नहीं था, मैं घर पे कॉल ऑन करने गया, तो चाय पी रहे थे हम लोग, तभी एक यंग सा लड़का निकल के आया, मुझसे कहता देखिए अनिल जी वो मेरे छोटे भाई है, कल ही इसकी मैंने मर्डर में बेल कराई है, मैं सोच रहा हूँ इसको चुनाव लड़वा दूँ। इतना कैजुअली कह रहे थे जैसे कोई कुछ बहुत उसने बहुत बढ़िया काम किया हो। फिर कुछ दिनों बाद एक उनका आदेश आया मेरे पास, जिसमें 2 लाइन में लिखा था कि इस अधिकारी डिप्टी डायरेक्टर को आप सस्पेंड कर दीजिए। कारण नहीं दिया था कोई। तो मैंने फ़ोन करके उनसे पूछा भाई ये आपने क्यों? बोले मुझसे मिलने नहीं आया। मैंने बड़ी छोटी चीज़ है, मैं उनसे कह देता हूँ आपसे मिलने। मैंने मालूम किया उस अधिकारी के बारे में, सबने कहा कि तो बड़ा अच्छा अधिकारी है। मैंने उसको बुलाया, फिर मैंने कहा तुम मिलने क्यों नहीं गए मंत्री? कहता मैं सर उनसे कई बार मिल चुका हूँ, लेकिन जैसे मैं मिलना चाह रहा मैं नहीं मिल पा रहा हूँ। मैंने अपनी पुस्तक में 3 प्रकार के भ्रष्टाचार लिखे हैं, नजराना, शुक्राना, जबराना। तो नजराना चाहते थे उसने सर मेरे पास है नहीं देने को, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो मेरे लिए थोड़ा डिलेमा हुआ, इसको बचाऊं कैसे? बढ़िया अफसर है और बेवकूफ़ी में सस्पेंड हो रहा है। तो मैंने नियम देखे तो मुझे पता लगा कि अगर मैं उनसे असहमत हूँ मंत्री से, तो मैं पत्रावली को मुख्य सचिव के माध्यम से उनको भेज सकता हूँ। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी बात की, बोले अरे तुम फाइल मुझे भेज दो, फिर देखो। मैंने भेजी उनको फाइल, वो बैठ गए फाइल पर, और आदेश है लेकिन जारी नहीं हुआ सस्पेंशन में। तो मंत्री ने मुझसे पूछा क्या हुआ, तो मैंने कहा साहब चीफ सेक्रेटरी के पास। तो जाके वो मुख्यमंत्री से मिले और आपस में क्या मंत्रणा हुई मुझे पता नहीं, मेरा ट्रांसफर हो गया। जब मेरा ट्रांसफर हुआ तो चीफ सेक्रेटरी बड़े नाराज, बुला के हमसे कहते हैं अरे तुम उसको बताने की क्या जरूरत थी, तुम्हारा ट्रांसफर हो गया। हमने कहा क्यों परेशान होते हैं? फॉर ए सिविल सर्वेंट ट्रांसफर इज लाइक डेथ, जो होना है वो तो होना है सर, मुझे परेशान क्या होना। सर वैसे भी मैं हिंदू फिलॉसफी में विश्वास करता हूँ, आप मुझे पोस्ट करेंगे कहीं, वहाँ फिर वही पाप करूंगा मैं। तो हंसने लगे। सो मेरा नजरिया ट्रांसफर के प्रति बदल गया था। जैसे पहला प्रकरण में जब मेरा ट्रांसफर हुआ था हरदोई से, तो मैं बहुत नाराज था, ये मेरी कोई गलती नहीं, मेरा ट्रांसफर कर दिया। अब मैंने कहा हो रहा यार, इट इज इनएविटेबल, जो होना है वो। देखिए धीरे धीरे जीवन में, जो आपने पहला प्रश्न किया कि अनिल का स्वरूप कैसे परिवर्तन हुआ, जीवन अनुभव से सीखता आदमी। मेरा अनुभव ये मुझे बताता था कि जिन प्रकरणों पर या जिन परिस्थितियों पर आपका नियंत्रण नहीं है, उसके लिए अनावश्यक रूप से परेशान होने से क्या फायदा। तो जीवन समझ गया उसमें। अब जिसका मैं कुछ कर नहीं सकता क्यों परेशान हूँ? वह ना रायनल्ड नैबोर हैं, एक अमेरिकन मंक, बड़ी बढ़िया बात कहते हैं, लॉर्ड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज थिंग्स दैट आई कैन, एंड द विजडम टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। जिस दिन ये समझ में आ गया कि जो हम कर सकते हैं उसी में लगाओ जीन जान, बाकी में क्यों परेशान होते हैं? बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल है, उसे छोड़ देना चाहिए। ह्यूमन कंट्रोल छोड़ दिए, बियॉन्ड माई कंट्रोल। ह्यूमन का तो मुझे पता नहीं, अगर मैं उसका कुछ कर नहीं सकता तो खाली परेशान होकर मैं मिस्टर परेशान बन के क्या कर लूंगा। एक आपके मित्र आईएएस अधिकारी थे जिन्हें नींद नहीं आती थी, इसी कंट्रोल पुलिस में थे, वो जो पुलिस में थे जी। जब मैं आईएएस में आने से पहले मैं पुलिस में था, तो ट्रेनिंग में था। तो एक दिन वो आया मुझसे, कहता है बॉस रात को नींद नहीं आ रही। मैंने कहा क्या हो गया? बोले बॉस पेट्रोलियम के दाम बहुत बढ़ा।
तो मैंने कहा यार दाम तो बढ़ रहे हैं, क्या तुम्हारे रात को ना सोने से क्या कम हो जाएंगे? मैं नहीं बॉस, देश की आर्थिक स्थिति पर कुप्रभाव पड़ रहा है। हमने कहा वो सब ठीक है जो तुम कह रहे हो, मैं सहमत नहीं हूँ, मैं तो असहमत नहीं हूँ, लेकिन ये बताओ नींद तो उस चीज के लिए हराम करो जिसका तुम कुछ कर सकते हो, कुछ प्लान बनाओ, कुछ करो, इसका क्या कर लोगे? काफी बहस चली, उसके बाद वो समझ गया मेरी बात, कहता हाँ यार मेरे रात को ना सोने से तो कम नहीं होंगे पेट्रोलियम के दाम। चला गया, 3 महीने बाद फिर आया तो कहता बॉस रात को नींद नहीं आई। हमने कहा अब क्या हो गया? बोले बॉस पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई। मैंने कहा रात को सो जाओ, अपने आप ठीक हो जाएगी। तो मैंने उससे कहा कि यार क्यों परेशान होते तुम अनावश्यक चीज़ों में? मैं भी बहुत परेशान होता था पहले, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसका मेरे लेना एक ना देना, तो मैं भिड़ रहा हूँ लोगों से, परेशान हो रहा हूँ। कितनी बहस चलती है देखिए व्हाट्सएप में आजकल, कितनी लोग मारपीट करते हैं, करना कुछ नहीं है, बहस चल रही है, दबा के बहस, सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट कर, एनर्जी वेस्ट कर। क्यों वेस्ट करो एनर्जी? जो आप चाहते थे वो काम करवा ही लेते। नहीं ऐसा नहीं है, सही काम के विषय में नहीं, एक आध बार मैं सफल हुआ, बाकी सब तो बड़ा मुश्किल था उनसे काम कराना। एक आध प्रकरण में मैंने उनको समझने की कोशिश की, कुछ गड़बड़ होता था उसको ठीक करा लेता था, लेकिन ये कहना गलत होगा कि मैं उनसे हर चीज डिफिकल्ट थी, डिफिकल्ट मिनिस्टर थी जी। लेकिन हम थोड़ा बहुत जहां भी संभव होता था। आपने मैगी पर एक बार उन्हें, नहीं मैगी की कहानी है कुछ? नहीं मैगी की कहानी नहीं, वो एक्चुअली एक डीएम को बड़ा मीटिंग में सस्पेंड कर देती थी अधिकारियों को, तो बड़ा डिमोरलाइजिंग होता था कि सामने हमने सस्पेंड कर दिया, फिर डीएम को सस्पेंड कर दिया। अब वो डीएम रोता हुआ आया मेरे पास, सर मेरी कोई गलती नहीं है, उसकी कोई वाकई कोई गलती नहीं थी, सस्पेंड कर दिया, अब उसका रिवोक कैसे कराएं सस्पेंड, ये था प्रॉब्लम। तो हम लोग क्या करते थे, देखते थे सबसे अच्छा मूड उनका कब होता है। सुबह पे जब वो नाश्ता करती थी सोफे पे बैठकर, तो बड़े अच्छे मूड में, तो कुछ करा लो उनसे। तो हम सुबह ही जाके उनके पास बोले कि मैडम वो, उन्होंने ऐसे पूछा कि सब ठीक ठाक है? ठीक ठाक। फिर मैंने कहा कि मैडम अधिकारी बड़ा अच्छा है, उससे गलती हो गई, मुझे पता था उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उनसे कैसे कहे अच्छा अधिकारी है तो गलती कैसे हुई? मैंने कहा मैडम किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है। तो कहते अच्छा अधिकारी है? मैंने कहा हाँ मैडम बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है कर दो बहाल, पूरे बहाल में। तो कुछ एक प्रकरण में तो मैं करा ले गया, लेकिन बाकी में तो जो मन में आता था करता। काजल की कोठरी में कैसो सयानो जाए, दाग तो लगता ही है। कोयला डिपार्टमेंट इतना काला था, कोयला तो काला होता ही है, लेकिन उस उलझन को सुलझा पाना बहुत मुश्किल था। किस तरह से आपने उस कोयले की गंदगी को साफ किया और उसमें से, खान में से हीरा बाहर निकल के आया? देखिए थोड़ा तो मैं लकी था, लकी इसलिए था कि मेरी टीम बड़ी बढ़िया थी, बहुत ही बढ़िया टीम थी। मतलब ऐसी टीम मिल जाए तो मैं कुछ भी कर दूँ। हम मजाक में कहते थे जब कोयले की समस्या का समाधान हो गया कि हमें कश्मीर की समस्या दे दो, इस टीम के साथ हम समाधान कर देंगे। मैं तो मजाक में कहता था। मेरा एक जॉइंट सेक्रेटरी वो बन गया होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और दूसरा जॉइंट सेक्रेटरी बन गया एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कश्मीर, और दोनों ने मिलकर कश्मीर की समस्या का समाधान कर दिया। मजाक में कहते थे सर, आप तो हम मजाक में कहते थे, देखिए सर हमें स्थान दिया गया। वो जॉइंट सेक्रेटरी इस समय गवर्नर है मणिपुर का, मणिपुर को सुधार रहा है। तो मेरे पास ऐसी टीम थी इतने बढ़िया लोगों की, मैं थोड़ा बहुत उनको शाबाशी देता रहता था। तो मेरा ख्याल क्रेडिट मेरी टीम को जाता है, मैंने तो थोड़ा बहुत अपना काम किया, उसमें थोड़ा समझा। शायद जो एक चीज मैंने की वहां पर, मेरा आदत थी कि कोई भी समस्या मेरे सामने आती थी तो मैं उसकी तह पे जाता था। ये समस्या है क्यों? लोग समझते थे स्कैम है, ये है, तो मैं प्रश्न अगला ये करता था स्कैम है क्यों? माफिया अगर है क्यों है माफिया? तो दुनिया भर में माफिया कमी की वजह से होता है। अगर कमी नहीं होगी तो माफिया नहीं आएगा, चाहे वो यूएसए में प्रोहिबिशन हो, मैन मेड या अदरवाइज कहीं कमी होगी तो माफिया की उत्पत्ति हो जाएगी। तो फिर नेक्स्ट स्टेज पे गया, मैंने कहा कि अगर कमी है तो कोयले की कमी कैसे दूर की जाए। तो रिसर्च किया तो मालूम पड़ा कोयला तो इफरात मात्रा में इंडिया 300 बिलियन टन का है और जरूरत 1 बिलियन टन की, बहुत कम है। फिर क्या प्रॉब्लम? कोयला खोदने के लिए जमीन चाहिए और जमीन एक्विजिशन इज वेरी डिफिकल्ट। इसी तरह उसमें जब ज्यादातर कोयला वो फॉरेस्टेड एरिया में, तो उसमें क्लियरेंस चाहिए होती है फॉरेस्ट एरिया, फिर वहां से निकाल के लाने की जरूरत होती है। 3 महत्वपूर्ण समस्याएं, इन तीनों समस्या का समाधान राज्य सरकारों के पास था। दिल्ली में तो मैं तो अक्सर कहता हूं दिल्ली इज ए फिक्शन, एक्चुअल एक्शन स्टेट में। तो मैंने जितनी मीटिंग्स की है स्कूल सेक्रेटरी वो सब स्टेट्स में जाके, उसका बहुत लाभ हुआ। एक तो लोगों के साथ बैठता था, मैं समझता था, उनको बताता था कि उनका लाभ क्या है। इस सब करने के फलस्वरूप कोल प्रोडक्शन की अप्रत्याशित वृद्धि हुई। यानी एक एक्यूट शॉर्टेज से हम स्थिति पे पहुंच गए कि कोयला हम एक्सपोर्ट कर सकते बांग्लादेश 2 साल में। इतनी अच्छी होने के फलस्वरूप पॉलिसी इंटरवेंशन होने से, मतलब पॉलिसी नहीं एक्शन इंटरवेंशन। पॉलिसी तो सरकार में बहुत बनती है, एक्शन था वहां स्पॉट पे जाइए, उनको समझिए, उनको समझाइए, खुद क्या करना है डिसाइड कीजिए, उनको क्या करना है डिसाइड कीजिए।
सबसे बड़ी चीज उसमें ये थी कि दूसरों का भी समझाइए, मैं जो कर रहा हूं उसके करने में उनका क्या लाभ है। हर आदमी जो है स्वार्थी होता है, या संस्था, हर संस्था या व्यक्ति ये जानेगा मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिलेगा। जिस दिन आप समझा लेगा समझ लिया आपका आधा काम हो गया, क्योंकि फिर वो आपके साथ जुड़ जाएगा। आप ये बताइए तो मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूं, तुम करो, बेमन से करेगा, और जैसे ही बॉस हटेगा वो करना बंद कर देगा। तो आपको यू हैव टू विन देम ओवर बाय टेलिंग, कन्वेइंग वैल्यू प्रोपोजिशन। कोल का प्रोडक्शन बढ़ा, कोल का प्रोडक्शन बढ़ा तो माफिया अपने आप कम हो गया, खत्म तो मैं नहीं कहूँगा, काफी कम हो गया। तो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूँ उस समय वो कोल प्रोडक्शन की थी, रियल कोल स्टोरी वो है। कमिंग टू टेक्नोलॉजी पार्ट, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन ट्रांसपेरेंसी लेकर के आता है। आपको ट्विटर पर आपकी उपलब्धता होती थी, तो ट्विटर सेक्रेटरी भी आपको लोग कहा करते थे, और आज के दौर में हम देखते हैं बहुत सारे नए जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो काम तो अच्छा करने की कोशिश करते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको 24 घंटे अपने साथ एक टीम लेकर के चलते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोपोगेशन से ज़्यादा सेल्फ प्रोपोगेशन लगने लगता है। ज़रूरी नहीं है हर वक्त ऐसा हो, लेकिन काफ़ी हद तक ये मैसेज यही जाता है कि दे आर डूइंग अ सेल्फ प्रमोशन। योर टेक ऑन दैट? बिल्कुल उचित नहीं। देखिए, सोशल मीडिया एक डबल एजेड वेपन है और आप इसका बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए इससे बड़ी व्यवस्था ही नहीं फ्री की है, बड़ी बढ़िया है, इंस्टेंट है, इमीडिएट है और लोगों तक आप पहुंच जाते हैं। आप अपनी क्रेडिबिलिटी खोते हैं अगर आप अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ये उद्देश्य नहीं है। जब तक आप अधिकारी हैं तो आप अधिकारी पहले हैं, व्यक्ति बाद में है। तो आपको ये समझना चाहिए कि सेल्फ प्रमोशन में कभी ना कभी आपको डंडा पड़ सकता है, और कई अधिकारियों को मैं देखता हूँ डंडा पड़ता है, लेकिन बाकी लोग सीखते नहीं है। वो कौन सी साड़ी पहनी है, कौन सी कपड़े पहने हैं, कौन सी मीटिंग कर रहे हैं, इसके लिए वो करते हैं। काम को बोलना चाहिए, व्यक्ति को नहीं। व्यक्ति को जब आपने प्रेजेंट किया पहले, तो कभी ना कभी समस्या आएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमारे फाउंडेशन में जो एंशिएंट विजडम है वो कल भी रेलेवेंट थी, आज भी, और हमेशा रहेगी। जी, स्कूल की तरफ आते हैं। स्कूली शिक्षा हर सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन अभी भी लगता है कि वहाँ पर बहुत काम होना बाकी है। जब आपने एज अ सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ज्वाइन किया, किस तरह के चैलेंजेस आपको लगे और क्या स्ट्रेटजी आपने रखी? कोल में एक डिफरेंट स्ट्रेटजी थी, स्कूल में एक डिफरेंट स्ट्रेटजी। देखिए, जब मैं कोल से एजुकेशन में आया तो मैंने सोचा कि आई एम गेटिंग आउट ऑफ डार्क डंजन्स ऑफ कोल माइंस टू ब्राइट लाइट्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, एंड टू माय अटमोस्ट हॉरर आई फाउंड दैट द माफियाज ऑफ स्कूल एजुकेशन वर वर्स देन माफियाज ऑफ कोल। ये स्थिति है, क्योंकि कोल में तो माइनिंग अंडरग्राउंड होती है, माफिया दिखता है ऊपर है, एजुकेशन में सब अंडरग्राउंड है, माफिया सफेद पोश है सारे। इतना गजब बिठा रखा है उन्होंने। मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है कितने प्रकार के माफिया होते हैं, क्या कर रहे हैं वो, एजुकेशन का कैसा चौपटा मार रहे हैं। एक तरफ ये है, दूसरा सरकार देखिए, एक सरकार नहीं, हर सरकार। मैं सोचता था ये सरकार कहती है एजुकेशन के बारे में, करती क्यों नहीं है? वो करती इसलिए नहीं है कि चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो, वो चिंतित कितने समय के लिए, कल के लिए, परसों के लिए, साल भर बाद। एजुकेशन में जो डैमेज हो रहा है 5 साल 10 साल बाद मालूम पड़ेगा। तो बात तो बड़ी बड़ी हर जना करता है, लेकिन धरातल पर जो है एजुकेशन को जिस हिसाब से इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए वो कोई सरकार नहीं। आपने अपनी कार में सफ़र भी किया, भारत भ्रमण भी किया है स्थिति समझने के लिए स्कूलों? खूब किया। मैं तो पहले 3 महीने में लगभग 23 राज्यों को गया, 23 राज्य। तो वो पूछते थे कैसे कर लेते मैंने, क्योंकि जिस ऑफिस में जाता था मैं उसको टोटली डिजिटाइज कर देता था। मैं चलते फिरते फाइल कर लेता था, मुझे ऑफिस में रहने की जरूरत नहीं होती थी, तो मुझे इसकी समस्या नहीं थी, तो मैं ट्रैवल करता था। दूसरा, एजुकेशन मेरे लिए बिल्कुल नया था, तो मैं समझने की कोशिश कर रहा था, मैं भी सीखने की कोशिश कर रहा था, और मुझे पता था मैं दिल्ली में रह के ज़्यादा नहीं सीख पाऊंगा, मुझे स्टेट्स में जाना पड़ेगा। तो पहला जो मैं प्रदेश गया वो छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में बस्तर और सुकमा में गया। वहाँ मैंने देखा, सीखा, समझा, और आके फिर पॉलिसी में चेंज कराया। इसी तरह जहाँ जहाँ मैं गया, समझा उसे, फिर प्रयास किया, तो उससे मुझे सबसे ज़्यादा लाभ हुआ। क्योंकि जब तक आप धरातल की वास्तविकता को समझेंगे नहीं, तब तक सुधारें कैसे? दिल्ली में बैठ कर तो नहीं होगा। ये जब तक पॉलिसी कनेक्टेड नहीं होगी लोकल से, और वो आप जाके देखेंगे तभी होगा। तो मैं हफ्ते में 2 दिन ट्रैवल करता था, 5 वर्किंग डे होते थे, फ्राइडे सैटरडे में बाहर रहता था, 4 दिन यहाँ। इस तरीके से मेरा सामान्य रूप से रहता था, और बहुत बहुत लाभ हुआ मुझे। एक वाकया मैं बताता हूँ आपको, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसके आधार पर मैंने फिर नेक्सस गुड शुरू किया। मुझे बताया गया कि महाराष्ट्र का एक स्कूल है पस्तेपाड़ा में, वहाँ बिजली नहीं है। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि कोई ऐसा स्कूल भी हो सकता है जहाँ बिजली नहीं है। मैंने कहा चल के देखते हैं। तो थोड़ा दूर था, दूरस्थ एरिया में था,
मैं गया वहाँ पे तो पस्ते पाड़ा है जगह का नाम। तो जो एक सिंगल टीचर स्कूल था, तो टीचर मुझे लेने आया। जब मैं अंदर गया तो 2 कमरे का स्कूल था। जैसे ही एक कमरे में घुसा मैं, मुझे विश्वास नहीं हुआ, हर बच्चे के पास टैबलेट था और स्मार्ट स्क्रीन था। तो मैंने उससे पूछा, यार तुम बिजली कहाँ से लाते, बिजली तो है नहीं। तो 2 कमरों को पीछे ले गया और उसने फोल्डेबल सोलर पैनल दिखाया जो उसने खुद बनाया था। उससे वो बैटरी चार्ज करता था, बैटरी से टैबलेट चार्ज करता था। फिर अगला प्रश्न मैंने उससे किया, तुम्हें पैसे कहाँ से मिले तेरे टैबलेट इसके लिए? बोला, सर जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ 40-50 बच्चे थे, कुछ आते थे कुछ नहीं आते थे, मेरे समझ में नहीं आया क्या करूँ इनका। तो मेरे पास एक सेकेंड हैंड लैपटॉप था, उसमें मैं एजुकेशनल वीडियोस डाउनलोड कर लेता था, जहाँ मैं रहता था थोड़ा आता था इंटरनेट, और क्लास में आके मैं दिखाता, सब बच्चे इकट्ठे हो जाते चारों तरफ। तो ये चलता रहा सिलसिला। एक दिन करीब 20-25 पेरेंट्स आए स्कूल में और इससे पूछते हैं, गुरुजी पहले तो स्कूल जाते नहीं थे बच्चे, भागते हैं, क्या किया? तो उसने बताया कि हो सकता है मैं ये जो वीडियो दिखाता हूँ इससे इंटरेस्टिंग वे है। तब उसने इन लोगों से कहा, पेरेंट्स से, कि ऐसा आप मुझे 500 रुपये दे देंगे, मैं 2 टैबलेट लाना चाहता हूँ। तो गरीब लोग थे, लेकिन बच्चों के लिए तो करा उन्होंने, जैसे भी मांगा होगा पैसा, इसको दे दिया। जैसे 2 टैबलेट लगा के अपने लैपटॉप के साथ अटैच कर दिया। जो ये जो पैशन था टीचर का, इसकी जानकारी लोगों को होने लगी। तो एक NGO और एक CSR फंडिंग एजेंसी, वो इसके स्कूल में आए। उन्होंने देखा, वो इतने इंप्रेस हुए संदीप गुंड से, उसका नाम है जी, उन्होंने फिर इसको फंड कर दिया। फिर जब ये हो गया तो और स्कूल से लोग आने लगे। उसी टाइम पे मैं भी पहुंचा, मैं भी बड़ा इंप्रेस। तो मैंने संदीप गुंड के साथ एक फ़ोटो ली और ट्वीट की, जो आप ट्विटर की बात कर रहे थे, मैं इसलिए इस्तेमाल करता था। उसमें मैंने नीचे लिखा माई हीरो, वो वायरल हो गई। तो अचानक लोग उसके स्कूल में और आने लगे। इस बीच कोविंद साहब टुक ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ, तो जैसा प्रोटोकॉल होता है, सेक्रेटरी में कॉल ऑन करने गया, तो चाय पी रहे थे, ऐसी टाइम था, तो मैंने संदीप गुंड की स्टोरी उनको सुना दी कि साहब मैंने देखा, बड़ा प्रभावित हूँ। तो वो भी बड़े प्रभावित लगे। मैंने कहा, आप मिलेंगे संदीप गुंड से? बोले हाँ, क्यों नहीं। संदीप गुंड को मैंने दिल्ली बुलाया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिला, वंडरफुल, फोटो खींची, सडनली संदीप गुंड बिकेम ए नेशनल हीरो। अच्छा, स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। जो पस्ते पाड़ा का मॉडल है टैबलेट और स्मार्ट स्क्रीन का, वो महाराष्ट्र के 50,000 स्कूल में रेप्लिकेट हुआ, और इसके लिए 250-300 करोड़ का जो पैसा आया, उसमें एक पेनी गवर्नमेंट ने नहीं दी, सब क्राउड फंडिंग। तो तब मुझे आइडिया है कि अच्छी चीज को अगर हम प्रोपोगेट करें तो लोग उसको सराहते हैं, फिर अपनाते हैं, और उससे सबको लाभ मिलेगा। तब नेक्सस गुड का आइडिया ये जर्मिनेट हुआ। बचपन में मैंने एक कहानी सब सुनाया करते थे कि सेबों की टोकरी में अगर एक खराब सेब रख दिया जाए तो बाकी अच्छे सेब भी खराब हो जाते हैं। मेरे मन में उस वक्त में जिज्ञासा आती थी कि उल्टा क्यों नहीं होता। अगर 5 अच्छे थे और 1 खराब था, तो 5 ने मिलकर 1 को क्यों नहीं सुधारा। तो कंटीजियस जरूरी नहीं कि बुराई और अच्छाई भी कंटीजियस होती है। एज अ सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, एक बड़ी नीति आपने हेल्थ सेक्टर में लेके आई, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को आपने कन्विंस किया। तो ये बात कैसे तार जुड़ा कि आप सेक्रेटरी एजुकेशन थे और कहाँ हेल्थ स्कीम? वो एक्सीडेंटल था। मैं तो सचिव शिक्षा था, रिटायरमेंट से 3-3.5 महीने पहले की बात है। PMO से मेरे पास फ़ोन आया और प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे कहा कि अनिल, तुमने एक बड़ी अच्छी स्कीम चलाई थी। पहले मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चलाई थी, तो हम लोग पिछले कई सालों से कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री को समझाने की, समझा नहीं पा रहे हैं, तुम जरा आगे समझाओ। तो पहले मैंने कहा कि साहब मुझसे क्या मतलब है। बोले नहीं, तुम आगे कोशिश करो। तो मैं शाम को पहुंच गया वहाँ पे, हेल्थ सेक्रेटरी ने प्रेजेंटेशन किया। प्राइम मिनिस्टर थोड़ा फिर नाराज हुए कि आप लोग क्यों सब इंश्योरेंस की बात करते हैं। उनके दिमाग में कुछ एश्योरेंस बैठा हुआ था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था इंश्योरेंस। मैंने उनको समझा दिया इंश्योरेंस। 15 मिनट बोला, उन्होंने पूरा सुना, उनको समझ में आ गया। और उस दिन, जिसका नाम बाद में पड़ा आयुष्मान भारत, फाउंडेशन था, उसकी फाउंडेशन उस दिन सहमति उस दिन हुई कि इस योजना को चलाया जाए। ऐसा था। तो अक्सर लोग समझते हैं कि हम विदेश के मॉडल भारत में इम्प्लीकेट करते हैं, लेकिन व्हाइट हाउस से भी आपके पास कॉल आया था। वो भी व्हाइट हाउस से तो नहीं आया था, मैंने पता नहीं कहाँ से आया था। वो एक एडवाइजर थे ओबामा के, उनका फ़ोन आया मेरे पास जब मैं यही हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कर रहा था। उन्होंने कहा कि आप यहाँ आके प्रेजेंटेशन कर सकते हैं RSBY पर। उन्होंने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो मैं वॉशिंगटन जाता रहता था वर्ल्ड बैंक के संदर्भ में। तो एक बार जब मैं वहाँ गया तो ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट गया। ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट में एडवाइजर्स होते हैं, वो अपना बनाते हैं पेपर प्रेसिडेंट को देते हैं। मुझे पता नहीं बैकग्राउंड में क्या करते हैं, लेकिन तो मैंने वहाँ एक प्रस्तुतिकरण किया RSBY का। तो प्रस्तुतिकरण के समय
केंद्र सरकार के उनके थे, राज्य सरकार के थे, हमारे मिशन के लोग थे, गेट्स फाउंडेशन के थे, रॉकफेलर, कई फाउंडेशंस के भी थे। तो प्रेजेंटेशन के बाद हम कॉफ़ी पी रहे थे, तभी एक आदमी गेट्स फाउंडेशन का आया, मुझ पर कहता है, मिस्टर स्वरूप, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट द स्कीम, व्हाट इज द गवर्नमेंट गिविंग यू बियॉन्ड योर सैलरी? तो मैंने सोचा, फिर उनसे पूछा कि ये बताइए, गेट्स फाउंडेशन करोड़ों रुपए देता है गरीब देशों को, आप क्यों देते? तो उसने कहा ये तो हमारा काम है, लेकिन उससे ज़्यादा हम सेटिस्फैक्शन ड्राइव करते हैं गरीबों की सेवा के लिए। तो हमने कहा ये तो आपने अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो गरीबों के लिए है, इसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई होती है अगर ये नहीं होती योजना। तो उनके जो गुड विशेज़ हैं बचे हुए लोगों की या उनके परिवारों की आती हैं, वही मेरे लिए काफ़ी है, इट्स गुड इनफ अ किक फॉर मी टू डू व्हाट आई एम डूइंग। फिर मैंने उनको एक दृष्टांत बताया कि मैं इस योजना के तहत छोटे छोटे हॉस्पिटल में बैनर थे, बड़े अपोलो मैक्स वगैरह नहीं थे। तो मेरी आदत थी, मैं जाता था मरीजों से बात करने। तो एक दिन मैं एक हॉस्पिटल में मरीज से बात कर रहा था, तभी बहुत हल्की सी आवाज़ पीछे सुनाई दी। तो मैंने पलट के देखा, बहुत वृद्ध महिला, वो इतनी वृद्ध थी, इतनी पतली थी कि बैठ नहीं पा रही थी, अब लेटे लेटे अपना स्मार्ट कार्ड हिला रही थी और मुझे बुला रही थी, बेटा इधर आओ। उनको किसी ने बताया था मेरा कुछ है इस स्कीम से। मैं गया, झुक के मैंने पूछा, माता जी आप ठीक तो हैं? बेटा मैं बहुत तकलीफ में हूँ, अस्पताल वालों ने मेरा बड़ा ख्याल रखा। no, फिर तो आप ठीक हो जाएंगी, घर जाएंगी। बोले मेरा घरवाल नहीं है कोई, मैं तो भीख मांगती थी, झोपड़ी में रहती थी, मैं बीमार पड़ गई, मेरा पड़ोसी वो भी भीख मांगता है, वो उसने देखा तुम्हारा एक कार्ड, मुझे अस्पताल में ले आए, सब मेरी सेवा कर रहे हैं, मुझसे पैसे भी नहीं मांगते, मेरे पास है नहीं देने। मैंने कहा आपको पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ठीक हो गए घर जाएंगे। नहीं बेटा मेरा तो भाई है, बेटा मेरी उम्र इतनी हो गई, अब मैं ऊपर वाले के पास जाऊंगी। और फिर शी मेड ए रिमार्केबल स्टेटमेंट, कहती है ऊपर वाले जाके एक बात जरूर कहूँ, तुम्हारी स्कीम बहुत अच्छी है। इस तरीके के वाकये रहे। किस तरह के मिशन ऑब्जेक्टिव्स हैं? इसका बड़ा सिंपल है, मैंने अपनी सेवा काल में, मेरा सौभाग्य था कि कई बड़े अच्छे लोगों से मेरा संपर्क हुआ, बहुत अच्छे लोगों से। मैं ये सोचता था इनको जोड़ा कैसे जाए। उस बीच फिर ये संदीप गुंड वाला प्रकरण आया, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया बनने लगा कि क्या हम ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जहाँ अच्छे लोग अच्छी बातें कर सकें, अच्छे कार्यों को दिखा सकें। और इसी पे फिर आधार हुआ नेक्सस ऑफ गुड। और उसका फिर सबसे पहले हमने ट्विटर हैंडल बनाया, उसमें हज़ारों लोग फॉलोअर्स हैं उसके। उसके बाद फिर हमने कार्यक्रम थोड़े शुरू किए, फिर एक बहुत ही वाइब्रेंट पोर्टल सेटअप हुआ, सैकड़ों की मात्रा में अच्छी स्टोरीज हैं उसमें। फिर हम एनुअल फंक्शन करते हैं, इस साल का एनुअल फंक्शन 16 नवंबर को है, जिसमें हम देश भर के अच्छे कार्य लोगों को रिकग्नाइज करते हैं। हम हर वीक एक मैं आर्टिकल लिखता हूँ, क्वार्टरली हमारा न्यूज़लेटर निकलता है, हमारे 16-17 सिटी चैप्टर्स हैं जो कि अच्छे कामों को दिखाते हैं। तो अब धीरे धीरे ये मोमेंटम कैच कर रहा है। उसकी बॉटम लाइन ये है कि अगर सब बदमाश लोग इकट्ठे हो सकते हैं जीवन हमारा बर्बाद करने के लिए, तो अच्छे लोग क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? तो द आइडिया इज टू आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, एप्रिशिएट, रेप्लिकेट एंड स्केल गुड वर्क। So goodness should also grow. तो सरकार में रहते हुए अंततः जब लोग रिटायरमेंट की तरफ आते हैं तो उनकी सोच रायचंद की ही रहती है, लेकिन आपने ये जो करमचंद का स्टाइल अपनाया है बहुत खूबसूरत है। करप्शन पर मैं अभी भी और बात करना चाहूँगा। पावर करप्ट पीपल और एब्सोल्यूट पावर, यह दोनों बात में से कौन सी बात हो सकती है पता नहीं, हर व्यक्ति विशेष पर अलग बात हो सकती है। कोई मूलतः वैसा ही था, या लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ थी, या सिस्टम ने बना दिया। आपकी के साथ में एक अक्सर कुछ एक शेर है जो लोग बोल देते हैं सिस्टम को दोष देते हुए कि ज़िंदगी जीने को दी तो जी मैंने, किस्मत में लिखा था पी तो पी मैंने, मैं न पीता तो तेरा लिखा गलत हो जाता, तेरे लिखे को निभाया क्या खता की मैंने। तो सिस्टम को दोष दे देते हैं कि साहब सिस्टम ऐसा ही, हम तो ईमानदार होना चाहते हैं। पर नहीं, मेरा थोड़ा सौभाग्य ये था कि मेरे फादर इंजीनियर थे और बिल्कुल पेडी ऑनेस्ट, डिसिप्लिन और ऑनेस्टी ये मैंने उनसे सीखी। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन ये मैंने अपने पिता से सीखी, वही मेरे खून में आ गया, तो प्रश्न ही नहीं था कुछ और करने। आप जो माहौल देखते हैं ना घर पे, कि हमने अपने पेरेंट्स से कभी कुछ डिमांड नहीं की, कि आसपास तो बहुत सारी चीज़ें रहती थी, चमक रहती थी। मेरे बच्चों ने कभी मुझसे कोई डिमांड नहीं की, क्योंकि और भी आईएएस अफसर थे। कभी मुझे स्मरण नहीं है कि मेरी वाइफ या किसी बच्चे ने ये कहा कि उनके पास ये है हमारे पास नहीं है, कभी नहीं। तो सौभाग्य था मेरा, और जो मैंने अपने पिता से देखा वो मेरे बच्चों तक पहुंचा। तो ये तो विरासत में मिल गया मुझे और मैं वो बन गया। परिवार का पूरा सपोर्ट रहा? परिवार ने कभी आपत्ति नहीं की, मतलब बोलो एनकरेज ही किया हमेशा, हमेशा जो भी मैं करता था एनकरेजमेंट मिलता था।
सरकार में सेक्रेटरीट में जब जाते हैं तो लोगों की गाड़ी की एंट्री से व्यवहार या सम्मान मिलता है, ऐसा कोई इंसिडेंस आपको रहा ऐसा हो? कुछ नहीं। आप गाड़ी का सम्मान तो जब तक गाड़ी है तब तक है, आपका सम्मान अपना अपना है। तो आप किसी भी गाड़ी जाइए, शुरू में वो सम्मान मिलेगा, उसके बाद जब आप उतर जाएंगे तो आप आदमी पैदल हो जाएंगे। अगर आप व्यक्तित्व आपका अच्छा है तो आप चाहे रिटायरमेंट हो चाहे पोस्ट हो या ना हो, आपको इज्जत करेंगे लोग, वही असली इज्जत है। बाकी सब तो ट्रांजिएंट है, आता रहेगा। आप जब तक पोजीशन में बैठे लोग आपको सलाम करेंगे, या पोजीशन हटेंगे लोग सलाम नहीं करेंगे। ये समझ लेना चाहिए, ये हमारी पोजीशन है, उसको सलाम कर रहा है, मुझे नहीं कर रहा, खत्म। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। बिल्कुल। अब बात आते हैं आपकी जो दूसरी इंटरेस्टिंग जर्नी है लेखन की। मतलब कुलबुलाहट पहले से ही चल रही थी कि एक बार वक्त मिले तो मैं करूंगा, या आपने देखिए, शुरुआत पहले कर दी? मैं जब सेवा में था तो मैं करीब 100 पुस्तकें पढ़ता था एक साल में। जो किसी भी जॉब में हो तो मैं टाइम निकाल लेता था पढ़ने। तो मेरी बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी जीवन में। एक इच्छा ये थी कि मेरी भी एक पुस्तक होनी चाहिए, ये मेरी इच्छा थी। तो मैंने पहली पुस्तक लिखनी शुरू की जब मैं सेवा में था, और उसको लिखने में मुझे 8 साल लगे। तो मैंने पब्लिश कराया 2019 में, उसका पहला शब्द मैंने 2011 में लिखा था। 8 साल लगे। और ये मुझे ध्यान पड़ता है पब्लिश हुई थी फरवरी 2019, और अगली पुस्तक 15 महीने में आ गई। क्योंकि एक बार फ्लो बन गया, फ्लो के साथ चस्का लग जाता है आपको लिखने में, वो तो बड़ा मजा आता है फिर तो लिखने में। पहले मैं ज़्यादा लिखता नहीं था। अब रिटायरमेंट के बाद वो लिखने का चस्का आ गया मुझे। अब मैं 3 आर्टिकल लिखता हूँ हर हफ्ते, किताब लिखता हूँ, और मज़ा आता है। रिटायरमेंट के बाद एक लाभ ये है कि आप वो करते हैं चीज़ जिसमें आपको मज़ा आता है। रिटायरमेंट से पहले आप कई ऐसी चीज़ें भी करते थे जो आपको आवश्यकता थी सरकारी सेवक के रूप में, वो आप करते थे। अब तो मैं वही करता हूँ जिसमें मज़ा आता है। बहुत सुंदर। सो लिविंग लाइफ किंग साइज, आपने उस वक्त भी जो भी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही भरपूर जिया किया। मैं किंग साइज तो नहीं कह सकता, मैं एज ह्यूमन बीइंग मजे से रहता था। किंग विंग का तो मुझे पता नहीं। अभी जब लोगों का अपने जो कंटेम्प्रेरीज रहे रिटायरमेंट, वो अपने बड़े बड़े कोठियां बंगले, लेकिन मायूस उदास, बिना बच्चों के, बिना लोगों के। ऐसा ना कि ये उनकी चॉइस है, मेरा ये कहना उचित नहीं है वो सही है गलत, उन्होंने सही समझ के किया होगा। मेरी चॉइस ये थी कि मैं अपना लिखूंगा, पढ़ूंगा, घूमूंगा, लोगों से मिलूंगा, मुझे इसमें मजा आ रहा है, उनको उसमें मजा आ रहा होगा तभी कर रहे हैं, वरना क्यों करते। पहली 3 किताबें आपके सिविल सर्विसेज के एक्सपीरियंसेस पे जी हाँ रही हैं, लेकिन बहुत बेहद खुशी है कि मेरे पास में आपकी ये जो हाल ही में किताब आई है, यू कैन मेक इट हैपन। हर व्यक्ति की ज़रूरत है। मुझे एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी कहानी याद आ रही है। उनसे किसी एक व्यक्ति ने आके कहा कि साहब ये काम हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा था कि ये काम हो नहीं सकता, या ये काम तुमसे नहीं हो सकता है। तो पहला तो ये, खैर उन्होंने फिर झेप मिटाने के लिए कुछ एक्सक्यूज़ दी, फिर कुछ प्रयास किए, कुछ हुआ, और फिर थोड़े दिन बाद आकर के कहा कि साहब ये काम इतने कम समय में नहीं हो पाएगा। उन्होंने फिर कहा कि ये काम इतने कम समय में हो नहीं सकता, या कैसे होगा ये तुम्हें पता नहीं है। तो यू कैन मेक इट हैपन। वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दिस बुक। क्या खास है इस किताब के? देखिए, इसका उद्देश्य ये था, क्योंकि इससे पहले मैंने जितनी पुस्तकें लिखी वो अपने कार्यकाल की लिखी, अपने जीवन की लिखी। इसमें जीवन का थोड़ा सा है, बट ये वो नहीं है, ये भिन्न है। क्योंकि मैंने अनुभव किया कि ज़्यादातर लोग अपनी असफलताओं का ठीकरा किसी के दूसरे सर पे फोड़ते हैं। या हम ये नहीं कर पाए क्योंकि ये हो गया, हम ये नहीं कर सकते क्योंकि जैसे आपने उदाहरण दिया इस वजह से नहीं हो सकता। मैंने ये अनुभव किया कि जिसका आप कुछ कर नहीं सकते उसकी चर्चा भी करना बेकार है। जो आप कर सकते हैं शायद उस पर आप चिंतन नहीं करते। तो इस पुस्तक का प्रमुख उद्देश्य ये था कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं यदि आप परिस्थितियों को समझें। उनको परिवर्तित करने का प्रयास मत कीजिए, लेकिन समझिए। जब आप समझ लेंगे तो फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अपने व्यक्तित्व को कैसे आप सुधारें, जिससे आप उन परिस्थितियों में अच्छा कार्य कर सकें, कैसे सफल हो सके। तो दोनों चीजें महत्वपूर्ण है, परिस्थितियों को समझना, परिवर्तन नहीं, समझना। क्यों? क्योंकि किसी भी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये आवश्यक है कि वो आइडिया पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल हो, सोशली डिजायरेबल हो, टेक्नोलॉजिकली फीजिबल हो, फाइनेंशियली वायबल हो, एडमिनिस्ट्रेटिवली डूएबल हो, जुडिशियली टेनेबल हो, इमोशनली रिलेटेबल हो, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो।
इन जो बहुत पहला भाग है मेरे पुस्तक का, जो पहला हाफ है, वो इन परिस्थितियों को समझने का है। उद्देश्य इसका यह है कि कठिन तो है, लेकिन आप समझ लेंगे तो ये संभव है। अपने आइडिया को आप पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल बना लें, सोशली डिजायरेबल बना लें। जहां एक और इसकी आवश्यकता है, वहीं यदि आप अपने व्यक्तित्व को सुधार लेंगे तो वही आइडिया जो आपको शुरू में लगेगा कि पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको आप एक्सेप्टेबल बना लेंगे, उसको आप सोशली डिजायरेबल बना लेंगे, उसको फाइनेंशियली वायबल बना लेंगे। ये आवश्यकताएं हैं, लेकिन ये आप कर सकते हैं प्रोवाइडेड यू आर फोकस्ड ऑन योरसेल्फ। सो दूसरा भाग जो पुस्तक का है वो पूर्णतः सेल्फ डेवलपमेंट का है कि आप अपने व्यक्तित्व को कैसे उभारें, सुधारें, बनाएं, जिसके फलस्वरूप उन परिस्थितियों में जिनको आपने समझ लिया है आप सफल हो सकें। यह है मुझे लगता है। और अगली फिर किताब की तैयारी पैरेलली चल रही होगी और जल्दी दूसरी किताब भी होगी। हाँ, अगला में थोड़ा गंभीर विषय है, करप्शन एंड गवर्नेंस। मुझे लगता है कि उस विषय पे फिर नेक्स्ट टाइम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। बिल्कुल। और फिलहाल आप शो में आए, अनेक अनेक धन्यवाद। और आपकी इस यात्रा नेक्सस ऑफ गुड और एज ए ऑथर दोनों ही बेहद सुंदर हैं और समाज को, देश को, सभी के लिए कुछ ना कुछ आपके गुलदस्ते से मिलता रहे। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।